देखो तुम लोग सब नीट के एस्पिरेंट हो कि या किसी और चीज़ के भी हो, सब नीट के ही होगे क्यों भाई? तो नीट एस्पिरेंट को 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, मालूम है कि नहीं? नीट के लिए कौन कौन से हैं? तो देखो, जूलॉजी, बॉटनी, जिसको आप लोग कंबाइनली बायोलॉजी कहते हो, लेकिन एक्चुअली में 4 सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री। ठीक है ना? ये सब 180 मार्क्स का होता है, ये भी 180 मार्क्स का होता है, ठीक है ना, और ये भी 180 मार्क्स का होता है। और कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ये मत सोचना कि फिक्स पैटर्न होता है पेपर का फिक्स पैटर्न नहीं होता है। पेपर का पैटर्न जो है चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, फिक्स पैटर्न नहीं है, ये चेंज होता रहता है। लेकिन ये है कि मार्क्स 180 होता है। और इसमें ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसको 2 टीचर आपको पढ़ाएंगे, मालूम है? एक पढ़ाएंगे सिद्दीकी सर, और कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे फैसल सर। ठीक है ना? केमिस्ट्री में मोहित सर हैं, आपको मालूम ही है, और ये जुनैद सर पढ़ाएंगे। ठीक है ना? और मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा जूलॉजी। अरे, मेरा नाम हुआ सादिक सर। ठीक है? तो देखो, क्लास 11th में जूलॉजी में देखो फिर बॉटनी और जूलॉजी एक ही बुक के अंदर रखा है। तो जूलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पहले ये जान लो। मालूम है कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो इसके अंदर है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, ये भी समझ लीजिए। इसके अंदर है ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, excretory product and their elimination, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, प्रॉपर आपके पास आइडिया तो होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। जी बताइए। न्यूरल, बेटा वो देखो, अदिल, दीप क्या बोल रही है बच्ची? मिशन, और लास्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल है। देखो, ये बायोमोलिक्यूल कॉमन टॉपिक है, बॉटनी जूलॉजी दोनों में आता है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है एनिमल किंगडम। तो ये आपकी जूलॉजी के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना? ये सारे, और इसके अलावा एक टॉपिक है जो कि क्लास 11th में नहीं है लेकिन नीट में है, और वो है एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच। ये 11th क्लास में नहीं है लेकिन नीट का सिलेबस है, ये सिर्फ नीट में है, 11th में नहीं है। 11th में एक और टॉपिक है, वो है फ्रॉग। इस बार 3 क्वेश्चन थे फ्रॉग से, एक छोटे से टॉपिक से इस बार 3 क्वेश्चन थे फ्रॉग से। इस बार बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन 3 क्वेश्चन थे बाई चांस इस बार नीट के पेपर में। तो कभी कभी बहुत छोटे से टॉपिक से कई सारा, तो ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ नीट में है, 11th क्लास में नहीं है ये वाला टॉपिक। ये सिर्फ किस में है? नीट में है। बाकी सारे 11th में भी है, नीट में भी है। फ्रॉग से इस बार मैं बता रहा हूँ, इस बार 3 क्वेश्चन थे, बहुत छोटा सा 4 पेज का टॉपिक है, और 3 क्वेश्चन थे, ठीक है? तो देखो, अभी तुम लोग का बैच अंडर फॉर्मेशन है, इसलिए मैं अभी ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ।
ताकि जिन बच्चों का छूट जाएगा उनका क्लास 12th में हम करा देंगे। तो पहले एनिमल टिश्यू से ही शुरू करूँगा, क्योंकि अभी क्लास 11th का टॉपिक शुरू करूँगा तो अभी बच्चे रोज़ 5-7 आएंगे अभी 2-4 दिन तक, 1 हफ्ते के अंदर। तो अभी मैं एनिमल टिश्यू से शुरू करूँगा। नीट वाला टॉपिक 11th में नहीं है, ये 11th के सिलेबस बुक में भी नहीं है। कॉकरोच तो है लेकिन टिश्यू इसका मैं सीट दूंगा एनिमल टिश्यू का, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। तो आप लोग क्या जानते हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में? ठीक है, आप लोग क्या जानते हैं एनिमल टिश्यू? टिश्यू क्या होता है बताइए, आप सबने पढ़ा तो होगा टिश्यू क्या होता है। हम्म, चलिए पीछे से बताइए। ग्रुप ऑफ वर्किंग टुगेदर एज, आप भी तो एज ए सिंगल यूनिट वर्क करती हैं, आप टिश्यू हैं। आप भी तो ग्रुप ऑफ सेल हैं, आप भी एक नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं, करती हैं कि नहीं? आप ग्रुप ऑफ सेल हैं या नहीं है? आप एज ए सिंगल यूनिट वर्क कर रही हैं कि नहीं? कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? नहीं, मैं उनसे जो पूछा हूँ आप मत आंसर दीजिए। आप ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वर्किंग टुगेदर कर रही हैं एज ए सिंगल यूनिट। क्या नाम हुआ आपका? नमीरा। आप एज ए सिंगल नमीरा हैं या कोई मल्टीपल नमीरा है? और कोई सिंगल वर्क ही कर रही है, मतलब आप एज ए यूनिट वर्क कर रही हैं, तो आप टिश्यू हैं या नहीं है? टिश्यू नहीं, आप टिश्यू हैं या नहीं है? आप टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं? आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखो इन्होंने, चलिए कोई और टिश्यू का देखो टिश्यू, तुम में से किसने किसने टिश्यू को देखा है? स्किन टिश्यू है ना? ऑर्गेन है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, नॉट टिश्यू। तुम में से किसने किसने टिश्यू को देखा है? नहीं देखा? हाँ, कहाँ देखा है? किसी कहाँ देखा? बुक में देखा है। बुक में जो दिखा है कौन सा टिश्यू देखा है? हम्म, वास्कुलर बंडल प्लांट में, वास्कुलर बंडल देखा है। अगर नेकेड आई से उसको देखेंगे तो दिख जाएगा प्लांट में। टिश्यू इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी, टिश्यू इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। देखो टिश्यू में हम लोग, देखो टिश्यू का, देखो इंसान, हम लोगों को एक टॉपिक होता है एनाटॉमी, सुन लो, बेसिक चीज़ को पहले समझना बहुत जरूरी चीज़ होता है, एनाटॉमी। दूसरा टॉपिक होता है मॉर्फोलॉजी। तीसरा टॉपिक होता है हिस्टोलॉजी। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। लिखो, लिख लो लिख लो, बाई नेकेड आई, नेकेड आई, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाई नेकेड आई। स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ एनिमल अंडर माइक्रोस्कोप। कोई भी बॉडी को, एनिमल ऑब्लिक प्लांट, प्लांट या एनिमल्स के, प्लांट्स या एनिमल के पार्ट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। देखो सुनो, मॉर्फो एनाटॉमी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है? तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर बाई नेकेड आई। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाई नेकेड आई। और हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल अंदर माइक्रोस्कोप। इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? हिस्टोलॉजी। अब देखो, तो आप अगर ये स्किन है, स्किन को देखे हो तो ये हिस्टोलॉजी नहीं है। जब इसी स्किन को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो क्या कहलाएगा?
तो उसमें स्किन के सेल्स दिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, और सेल के बीच में सब्सटेंस। तो अब जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, तो टिश्यू माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाता है या मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप। तो टिश्यू में हम जो भी पढ़ेंगे वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी। भाई आप मुझे देख रहे हो, मेरे बॉडी का जो पार्ट भी आपको दिख रहा है नेकेड आई से, वो क्या है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। आप मेरा चमड़ा छील दिया, आपने अंदर का गोश्त देख रहे हो, अंदर के हड्डी को देख रहे हो, वो क्या है, एनाटॉमी। लेकिन आप बाहर का चाहे अंदर का माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो तो क्या हो गया, तो टिश्यू क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है या मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप। तो टिश्यू का इजा में पहला पॉइंट लिखो, और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, और नहीं लिखो, सीधे लिखो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ग्रुप ऑफ सेल्स सीधे सेल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलर सेल्स। देखो सिमिलर और सेम सेल्स में डिफरेंस है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance, if present, which perform certain specific functions, ब्रैकेट में लिखेंगे और स्पेसिफिक फंक्शन। Group of similar cells along with intercellular substance which perform certain specific functions. Group of similar cells along with intercellular substance which perform certain specific functions. ब्रैकेट में क्यों स्पेसिफिक फंक्शन लिखा है मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ है, हालांकि ठीक नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular which perform certain specific function देखो ये क्या कह रहा है, टिश्यू मतलब ये, जैसे ये सेल है, एक सेल ये है, तीसरा सेल ये है। अब सेम सेल नहीं है, सिमिलर है, मतलब कि एक दूसरे से, और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। ये पूरा एक टिश्यू है, ये पूरा एक टिश्यू है, और इसमें क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। और ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो है ना, ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है प्लस ये, इन सबको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, टिश्यू। अब एनसीईआरटी का बुक कहता है कि ये टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन को करेगा। एनसीईआरटी का बुक क्या लिखता है, एनसीईआरटी का बुक लिखता है कि परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, लेकिन जरूरी नहीं कि एक से ज़्यादा फंक्शन टिश्यू करता है, सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, तो ये ग्रीन वाला इसमें क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस, इस इंटरसेलुलर सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस। कौन सा नाम होता है, बना लीजिएगा डायग्राम। तीसरा नाम क्या होता है, मैट्रिक्स। और ये सब है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with इफ प्रेजेंट, इंटरसेलुलर सब्सटेंस कुछ केसेस में एब्सेंट भी होता है,
कुछ केसेस में इंटरसेलुलर सब्सटेंस एब्सेंट, खाली सेल सेल होता है, इसलिए मैंने लिखा है इफ प्रेजेंट विच परफॉर्म सर्टेन बाय इंटर एक्टिंग विथ इच अदर। अब इसमें जितने भी सेल्स हैं, ये एक टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है, दिस फिगर रिप्रेजेंट और टिश्यू। तो इस टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं, ये सारे के सारे सेल्स, जितने भी इसमें सेल्स हैं, ये सारे के सारे सेल्स, जितने भी इसमें सेल्स हैं, ये सारे के सारे सेल एक कॉमन जर्म लेयर से, अब जर्म लेयर क्या होता है वो बताएंगे, डिस्कस करेंगे। 3 बेसिक टाइप के जर्म लेयर होते हैं, आपने सुना होगा, क्या एग्जैक्टली मतलब है आपको नहीं मालूम होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। जैसे मैं मोटा मोटी अभी एक बात आई है तुम लोग को दे देता हूँ। जैसे हम लोग माँ के पेट में रहते हैं, कब रहते हैं? माँ के पेट में। तो माँ के पेट में कितना दिन रहते हैं? 9 महीने, 9 ही महीने रहते हैं। तो 9 महीने में जब जिस दिन हमने, हमारी लाइफ की शुरुआत कब होती है? जाइगोट से। जाइगोट बनने के तीसरे हफ्ते के ऑलमोस्ट इंड आते आते हम लोग 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं। कितना लेयर में डिवाइड हो जाते हैं? माँ के पेट में 3 लेयर में दिखते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसको एक्टोडर्म कहते हैं। जो जैसे देखो, जैसे मैं अपने माँ के पेट में तीसरे हफ्ते के इनमें मैं ऐसा रहा हूँगा, तुम लोग बनाने की जरूरत नहीं है, अभी इसके बारे में समझाएंगे, ऐसा रहा हूँगा। अभी मत बनाना, ये सब समझाएंगे। और इसको हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। इसको क्या कहते हैं? मेसोडर्म। और इसको क्या कहते हैं? एंडोडर्म। इसी से हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, सारे इन्हीं तीनों में से किसी एक लेयर से बना होता है। जैसे मान लो आप कहते हो कनेक्टिव टिश्यू, अब कनेक्टिव टिश्यू एक टिश्यू नहीं है, हजारों टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू है। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो किससे बना होगा? मेसोडर्म से। हमारे बॉडी में कुछ टिश्यू जो हैं वो किससे बने होंगे? एंडोडर्म। और कुछ टिश्यू किससे बने होंगे? एक्टोडर्म। तो एक स्पेसिफिक टिश्यू, एक पॉइंट लिखेंगे, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। और स्पेसिफिक टिश्यू, बात लैंग्वेज समझो, और स्पेसिफिक टिश्यू डिराइव फ्रॉम स्पेसिफिक जर्म लेयर। इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा लेयर? जर्म, स्पेसिफिक जर्म लेयर। जैसे कि एपिथेली एपी एक्टोडर्म से कौन सा टिश्यू डिराइव्ड होता है? तो एक्टोडर्म से न्यूरल टिश्यू डिराइव्ड होता है। न्यूरल टिश्यू, जितना भी न्यूरल टिश्यू वो किससे डिराइव्ड होगा? एक्टोडर्म से। मेसोडर्म से कौन सा टिश्यू डिराइव्ड होगा? कनेक्टिव टिश्यू। जितने भी तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं सब के सब किससे डिराइव्ड होंगे? जितने तरह के मस्कुलर टिश्यू हैं, जितने भी मस्कुलर टिश्यू हैं, किससे डिराइव्ड होंगे? मेसोडर्म से। और ये अभी रहने देते हैं। और उसके बाद आ जाओ एंडोडर्म से। तो हर एक टिश्यू किससे डिराइव्ड होगा? एपी नहीं, हर एक टिश्यू जो है कौन से जर्म लेयर से डिराइव्ड होगा? तो कोई टिश्यू एक्टोडर्म से, कोई मेसोडर्म से, कोई एंडोडर्म। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू इसमें एक ऐसा टिश्यू है जो कभी एक्टोडर्म से, कहीं पे मेसोडर्म पे, कहीं पे, तो ऐसा क्यों? तो एपिथेलियल टिश्यू लोकेशन के हिसाब से कहीं पे एक्टोडर्म से डिराइव होता है, कहीं पे मेसोडर्म से, कहीं पे
तो बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन epithelial tissue derived from एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। लोकेशन के बेसिस पे एपिथेलियल लेयर किससे डिराइव्ड होगा? या तो एक्टोडर्म से, या तो मीसोडर्म से, या तो इंडोडर्म से। बेस्ड ऑन लोकेशन एपिथेलियल टिश्यू डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। लोकेशन के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू किससे डिराइव होगा? एक्टोडर्म, मीसोडर्म या इंडोडर्म। जैसे स्किन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होता है एक्टोडर्म से, डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होता है किससे? इंडोडर्म से। ब्लड वेसल के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होता है किससे? मीसोडर्म से। तो आपको अभी टिश्यू के बारे में दो तीन चीजें याद रखनी। एक तो ग्रुप ऑफ सेम सेल या ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर मतलब एक तरह का नहीं, कई तरह का, लेकिन एक दूसरे से, और वो सब आपस में इंटरेक्ट करके एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू। और उसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस मोस्टली प्रेजेंट रहता है, लेकिन कुछ केसेस में इंटरसेलुलर सब्सटेंस एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स। एपिथेलियल टिश्यू कब किस कुछ एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से, कुछ मीसोडर्म से, कुछ एंडोडर्म से। तो एपिथेलियल टिश्यू डिराइव फ्रॉम आइदर एक्टोडर्म, आइदर मीसोडर्म, आइदर इंडोडर्म। न्यूरल टिश्यू ऑलवेज डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म। कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू डिराइव फ्रॉम, एंड एपिथेलियल टिश्यू डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म बेस्ड ऑन लोकेशन। तो ये बात लिखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू derived from either ectoderm और mesoderm और endoderm based on location, based on location. Epithelial tissue derived from either ectoderm or mesoderm or endoderm based on लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू किससे डिराइव्ड होगा? एक्टोडर्म, मीसोडर्म या इंडोडर्म से, बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी के नीचे लिखेंगे epithelial tissue on skin derived from ectoderm. Epithelial tissue lining digestive canal, कौन सा? इंडोडर्म। epithelial tissue lining blood vessel, मीसोडर्म। तो ये बात याद रखिएगा। अब आप सबको मालूम है एक्सटर्नल अपीयरेंस जब नेकेड आई से कर देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। इंटरनल अपीयरेंस जब नेकेड आई से देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी। और जब कोई भी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैं सुन लो, स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो ये बात याद रखें तो बेहतर है। तो टिश्यू में हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे या मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की? जैसे आपने कहा कि वास्कुलर बंडल, तो वास्कुलर बंडल में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं या मैक्रोस्कोपिक? सारे माइक्रो। आप कहेंगे कि हम स्किन के टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक?
माइक्रोस्कोप। आप कहेंगे मैं जीआईटी के टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ, तो माइक्रोस्कोपी क्या मैक्रोस्कोपी? माइक्रोस्कोप। कोई दिक्कत? अब देखो, एनिमल दो तरह के होते हैं, आप सबको मालूम है। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से बताइए? एनिमल दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर एनिमल को क्या कहते हैं? अरे अच्छा, सिंगल सेल, बड़े बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। सिंगल सेल एनिमल, चलिए अच्छी बात है। चलिए, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर एनिमल को क्या कहते हैं? बहुत सारा सेल का एनिमल, मेटाजोआ। क्या कहते हैं इसको? मेटाजोआ। तो मैं आपसे पूछता हूं ये क्वेश्चन, डज ऑल मल्टी सेलुलर मेड बाय टिश्यूज बताइए आंसर। नो। नो, इसलिए तो पूछा। नो, सारे के सारे ये बच्चे बहुत कॉमनली गलत करते हैं। सारे मल्टी सेलुलर नॉट मेड बाय टिश्यूज। देखो, मल्टी सेलुलर एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाजोआ। मल्टी सेलुलर एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाजोआ। अच्छा लिखिए, करिए करिए करिए। आंसर इसका नो होगा, ये लिख लीजिएगा। अरे बता रहा हूँ, काहे घबरा रही है? पहले लिखो तो। लिखो, बता रहा हूँ। नहीं हुआ, लिखो। तो प्रोटोजोआ क्या है? सिंगल सेल्ड एनिमल है। और मेटाजोआ क्या है? मल्टी सेल्ड एनिमल। और मल्टी सेल्ड एनिमल को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेड बाय टिश्यूज, मेड बाय एग्रीगेशन ऑफ सेल्स बट नो टिश्यू, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स बट नॉट टिश्यूज। तो मेड बाय टिश्यूज तो कौन सा होता है? यू मेटाजोआ। इसको हम कहते हैं यू मेटाजोआ। इसको हम कहते हैं पाराजोआ। और इसका एग्जाम्पल है ठीक है। हम्म। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए, हम लोग मल्टी सेलुलर एनिमल को क्या कहते हैं? मेटाजोआ या क्या? तो मेटाजोआ। और मेटाजोआ को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? यू मेटाजोआ एंड पैराजोआ। इसके मेंबर सिंपली सेल का एग्रीगेशन है, लेकिन टिश्यू नहीं है। तो टिश्यू मीन्स समथिंग, नॉट सिंपली एग्रीगेशन ऑफ सेल बट समथिंग एक्स्ट्रा। सिंपली बहुत सारे सेल को एक साथ जमा कर दो तो इसका मतलब ये नहीं कि टिश्यू हो गया। खाली सेल का जमा होना टिश्यू नहीं है। सेल प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच इंटरएक्ट विथ ईच अदर टू परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन। क्या लिखा है? परफॉर्म सर्टेन बाय इंटरएक्टिंग विथ ईच अदर। मान लो तुम सब सेल हो, तुम सब एक एक सेल हो, और तुमको एक साथ हमने जमा कर दिया, ये टिश्यू नहीं हो गया?
बल्कि टिश्यू तब कहलाएगा जब ये उसको चींटी काटेगी, ये उसको थप्पड़ मारेगी, वो उसको पीछे से गाली देगी, वो पीछे उसको कुछ सुनाएगी, ठीक है ना, तब टिश्यू कहलाएगा। इंटरेक्शन, एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्शन कर रहा है, तब क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैंने लिखा बाय इंटरेक्टिंग विथ ईचर। सिंपली सेल को एक साथ जमा कर दोगे। जैसे स्पॉन्ज का नाम सुना है ना आप सबने? स्पॉन्ज एक मल्टी सेलुलर एनिमल है, लेकिन उसमें टिश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सिंपली सेल का एग्रीगेशन है, उसमें सेल का एग्रीगेशन है, तो उसको हम टिश्यू नहीं कहेंगे। ये इसीलिए ये बात लिखा गया है कि माइक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटर्स इफ प्रेजेंट विच परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक बाय इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। तो क्या सारे मल्टीसेलुलर एनिमल टिश्यू है? तो आंसर होगा नो। समझ गया क्यों? और एग्जांपल समझ में आ गया? पॉरीफेरा के जितने भी मेंबर हैं, जैसे पॉरीफेरा के मेंबर होते हैं स्पॉन्ज, साइकॉन, एस्काइफा, ये सब पॉरीफेरा के मेंबर हैं, ठीक है। और इनमें कोई भी टिश्यू नहीं है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? सेलुलर एनिमल में एक स्पेसिफिक टाइप का एनिमल है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल। कौन सा एनिमल? कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर एनिमल में एक स्पेसिफिक टाइप का एनिमल है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स। कौन सा एनिमल? कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स। कौन सा एनिमल? कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो है, इसका नाम क्या होता है? मेटाजो। मत मेटाजो नहीं, सॉरी, आप इसमें शुरुआत इसकी कहां से होती है? तो पॉरीफेरा इसके अंदर आता है, नहीं पॉरीफेरा सॉरी करें, प्लेटीहेल्मिन्थ इसके अंदर आता है। कौन आता है? प्लेटीहेल्मिन्थ। इसमें बेटा जगह नहीं थी, हेमिकोडेटा के आगे कॉर्डेटा भी लिख लो। क्या लिख लो? कॉर्डेटा। नाम सुना होगा आपने कॉर्डेटा, हेमिकोडेटा, उसके आगे क्या लिखो? कॉर्डेटा। तो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थ, उसके आगे एसके हेल्मिन्थ, उसके आगे एनिलिडा, उसके आगे आर्थ्रोपोडा, उसके आगे मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडेटा। क्या एग्जैक्ट मतलब था कॉम्प्लेक्स का वो अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। कॉर्डेटा। तो देखो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल में एनसीईआरटी में ये बात लिखा है। क्या मतलब होता है कॉम्प्लेक्स का मैं बताऊंगा। देखो मल्टी सेलुलर एनिमल की शुरुआत कहाँ से होती है? पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा भी मल्टी सेलुलर है, सिलेंट्रेटा भी, तीनोफोरा। लेकिन कॉम्प्लेक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? प्लेटीहेल्मिन्थ से। कहाँ से होती है? क्या मतलब होता है कॉम्प्लेक्स का हम बताएंगे। हम लोग भी कौन से मल्टी सेलुलर एनिमल हैं? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वी बिलोंग टू कॉर्डेटा। तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल में 3 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज होता है। कितना? 3 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। कौन कौन से आप सबको मालूम है? 3 या 4? 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। कौन कौन से? 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज आप सबको मालूम है। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, चलिए आप सबको मालूम है, ये मुझे मालूम है, आप लोगों ने 9-10 से पढ़ा होगा। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ये 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ये 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। किसमें? कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में। प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेटा तक में। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। ये चारों बेसिक टाइप के जो टिश्यूज हैं, या तो एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं, या मेसोडर्म से, या इंडोडर्म से, या तीनों से। अभी बताया ना। जैसे एपिथेलियल टिश्यू किससे डिराइव है? तो लोकेशन के बेसिस पे कहीं पे एक्टोडर्म, कहीं पे मेसोडर्म और कहीं पे इंडोडर्म। मस्कुलर टिश्यू हमेशा किससे? मेसोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यू हमेशा किससे? मेसोडर्म से। और न्यूरल टिश्यू हमेशा किससे?
एक्टोधर्म से। किसे? एक्टो। तो ये इन सब में देखो यहाँ पे दो एनिमल, कौन सा? सिलंट्रेटा और तीनोफोरा। इन दोनों को हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं, तो उनमें ये 4 बेसिक टाइप के टिश्यू नहीं होते हैं। उनमें टिश्यू होते हैं लेकिन 4 नहीं होते, उससे कम होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल की शुरुआत कहाँ से होती है? प्लेटिहेल्मिन्थ से। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल कौन से फाइलम से बिगिन होता है? प्लेटिहेल्मिन्थ। और इसके ऑनवर्ड जितने भी एनिमल में 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं, और इन चारों बेसिक टाइप में से अलग अलग बेसिक टाइप का टिश्यू कुछ सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन को करता है, सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन को करता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, कनेक्टिव टिश्यू कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, मस्कुलर टिश्यू कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, न्यूरल टिश्यू कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ये बताओ, इन सब टिश्यू में सेल्स हुआ, तो टिश्यू में बिना सेल के टिश्यू पॉसिबल है? द टिश्यू हैव सेल्स। सेल्स के अलावा इन सब में इंटरसेलुलर सब्सटेंस होने के चांसेस हैं, जरूरी नहीं कि सब में हो। इफ प्रेजेंट, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं, आप लोग लिख लेना, ये हो गया ना? ये हो गया ना सबका? मैं यहाँ पे लिखूं एपिथेलियल टिश्यू, आप लोग भी लिख लेना। यहाँ पे लिखूं कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे ही टेबल के फॉर्म में, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। अब इसमें लिखें तो एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है या नहीं होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ठीक ठाक। तीनों में मतलब समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ठीक ठाक, या नहीं? बोलो। बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ठीक ठाक। अरे हिंदी समझ में आता है? तो बहुत कम, लिटिल इंटरसेलुलर, लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ठीक ठाक नहीं, लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इसमें एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इसमें नो इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और इसमें ठीक ठाक, ठीक ठाक का मतलब न ज्यादा न कम। तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ नहीं, इंटरमीडिएट। ठीक ठाक का अंग्रेजी इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। सीधे नीट का क्वेश्चन है। कि कौन से टिश्यू में इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है? मस्कुलर। कौन से में एक्सटेंसिव या मैक्सिमम? मैक्सिमम भी लिख सकते हो। तो किसमें लिस्ट? न्यूरल या एपिथेलियल? तुम्हारे घर में कोई एक बहुत कम पैसा है, नहीं है, दोनों में कुछ डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस? क्या तुम लोग 10th पास करके रिजल्ट आ गया? अभी रिजल्ट नहीं आया, तो अभी मुझे शक है। तुम्हारे घर में बहुत कम पैसा है, इसमें फर्क है कि नहीं है? फिर तो हम कहें कि तुम्हारे घर में बहुत कम पैसा है, इसके घर में बहुत कम पैसा है, इसके घर में पैसा ही नहीं है, इस बात में फर्क है कि नहीं रे? है कि नहीं? तो क्वेश्चन क्या है कि किसके घर में पैसा बहुत कम है, तो हम इसका नाम लेंगे कि इसका लेंगे? इसका लेंगे ना। समझ रहे बात को? तो आपसे रहे कि लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, हाँ, और नो इंटरसेलुलर सब्सटेंस न्यूरल, मैक्सिमम इंटरसेलुलर सब्सटेंस
इंटरमीडिएट क्वांटिटी ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो ऐसे याद होना चाहिए ना, सीधे सीधे थोड़े कि हाँ कुछ भी सब धन 22 पसेरी। तो लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, नो। अब मैं आपसे पूछूं इन चारों टिश्यू में कौन सा टिश्यू वीमेन में या कॉर्डेटा में सबसे ज्यादा है मोस्ट एक्सटेंसिव इन कनेक्टिव, एंड सेकेंड मोस्ट एक्सटेंसिव एंड abundant? Second most extensive and abundant? No, muscular. Second most extensive and abundant. Second most extensive and abundant. Little amount. बहुत कम होता है एपिथेलियल टिश्यू, ये भी लिटिल अमाउंट। नर्वस टिश्यू भी लिटिल अमाउंट, ज़्यादा नहीं होता है, ये भी कम ही होता है। लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो न्यूरल टिश्यू थोड़ा ज़्यादा, एपिथेलियल टिश्यू इज द लीस्ट अमाउंट लिख लो, लिटिल मत लिखो, लीस्ट अमाउंट, ये सबसे कम होता है। तो एबंडेंसी के बेसिस पे हम अगर ऐसे लिखें, कनेक्टिव टिश्यू, देन एट, हमारे यहाँ एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बैठी पगुराए। पता नहीं तुम लोगों ने सुना है कि नहीं, नहीं सुना है तो सुन लो, बहुत कुछ सुन। लीस्ट और लिटिल में डिफरेंस नहीं है। लीस्ट का मतलब सबसे कम, बहुत कम, लीस्ट का मतलब सबसे कम। तो कनेक्टिव मस्कुलर न्यूरल, तो आप ये जान लो, मान लो मैं 100 किलो का हूँ जो कि नहीं हूँ, तो मेरे में करीब करीब 50 से 60 किलो करीब क्या है कनेक्टिव, 40 से 45 किलो कौन है मस्कुलर, और बाकी का जो है उसमें से 1.5 किलो के करीब, 1 से 1.5 किलो क्या है न्यूरल टिश्यू, और 200-300 ग्राम 400 ग्राम होगा एपिथेलियल टिश्यू। एक समझाने के पर्पज से बताया, गॉट द पॉइंट ना। अब आप सबसे मैं पूछूं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल या कॉर्डेटा को बॉडी में 4 बेसिक टाइप के टिश्यू हैं, ये किस बेसिस पे डिवीजन है? हर एक क्लासिफिकेशन जो भी होता है बायोलॉजी के अंदर, जो भी और साइंस के अंदर जो भी क्लासिफिकेशन होता है उसका कुछ बेसिस होता है। बेसिस का मतलब समझते हो ना कि इस पे बेस्ड। तो हम लोगों का क्लासिफिकेशन जो है एज एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर और न्यूरल, ये किस बेसिस पे है, ऑन विच बेसिस? बोलो, ये आपको ढूंढ के लाना है कि ऑन विच बेसिस, ये आपका होमवर्क है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल divided into 4 basic type of tissues. बताओ, on which basis complex multicellular animal divided into 4 basic type of tissues? तो बताओ भाई, ये आपका होमवर्क है, बताओ।